हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक जैन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट नॉमिक्स। कल के एडिशन में हमने डिस्कस किया था नॉर्थ अमेरिका मैपिंग पार्ट 1। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ज़रूर देखिए ताकि आपको पार्ट 1 भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका मैपिंग का पार्ट 2। यहाँ पर आप मेमोराइज़ करोगे जितने भी नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, साथ में यहाँ की सिटीज़ हैं। आप इजीली यहाँ के सारे माउंटेन्स, सारी की सारी रिवर्स, सारी की सारी लेक्स इजीली सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से याद कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल आइकन है ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर दो सिंपल चीज़ें बता देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर एक लाइन आपको दिखेगी जिसका नाम होगा 49 डिग्री पैरेलल, या इसको 49 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। ये जो 49 डिग्री लेटीट्यूड है, ये बॉर्डर बनाता है बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 49 डिग्री जो पैरेलल है या 49 डिग्री जो अक्षांश है किस किस के बीच में बॉर्डर बनाता है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है रियो ग्रैंडे। क्या नाम है उस रिवर का? रियो ग्रैंडे। ये जो रिवर है बॉर्डर बनाती है बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, यूएसए और मेक्सिको के बीच में कौन सी रिवर बॉर्डर बनाती है? नाम है आपका रियो, ठीक है, और ग्रैंडे GRANDE, ये दिस इज़ द नेम ऑफ रिवर। तो आपको ध्यान रखना है, ये उस रिवर का यहाँ पर नाम आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कल हमने फिजिकल फीचर्स के बारे में बात की थी। हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। वन इज़ वेस्टर्न कॉर्डिलरा, अदर इज़ सेंट्रल प्लेन्स, एंड थर्ड इज़ कैनेडियन शील्ड, एंड फोर्थ इज़ एप्लेंशियन माउंटेन्स, जिनको हमने बोला था हाईलैंड वाला रीजन। अब वन बाय वन सारे के सारे फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे वेस्टर्न कॉर्डिलरा। मैंने आपको कल भी बताया था, कॉर्डिलरा का मतलब होता है काफ़ी सारी माउंटेन रेंज की एक लंबी श्रृंखला। आप देखोगे यहाँ पर कोस्ट रेंज आपको दिखाई देगी, ये कास्केड रेंज, ये सीरिया नेवेडा, यहाँ पर आपको रॉकीज़ माउंटेन की चेन दिखाई देगी। तो ये जो पैरेलल माउंटेन की रेंज है इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कॉर्डिलरा। तो सबसे पहले तो अगर आपसे कोई पूछेगा कौन कौन से माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले तो उसको क्या करेंगे, हम मेमोराइज़ करेंगे। मेमोराइज़ कैसे करेंगे उसके लिए छोटी सी ट्रिक मैं आपको देता हूँ। देखो कितना ईजिली आप ट्रिक के माध्यम से उसको मेमोराइज़ कर पाएंगे। ठीक है, फटाफट से सब इस डायग्राम पे आ जाइए। देखो हम ऊपर से याद करेंगे, कहाँ से याद करेंगे? अलास्का रीजन से हम नीचे वाले रीजन तक जाएंगे, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका वाले पार्ट तक। सबसे पहले आपको एक रेंज देखने को मिलेगी जिसका नाम है ब्रुक्स रेंज। क्या नाम है? ब्रुक्स रेंज। दूसरी रेंज आपको मिलेगी यहाँ पर अलास्का रेंज, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कोस्ट माउंटेन रेंज, उसके बाद आपको दिखेगी कास्केड रेंज, उसके बाद आपको दिखेगी सीरिया नेवेडा, और यहीं पर पैरेलल में आपको रॉकीज़ माउंटेन की रेंज भी आपको दिखाई देगी। और नीचे आपको सीरिया नेवेडा के दो पार्ट अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, एक सीरिया मैद्रे ओरिएंटल और एक आपका सीरिया मैद्रे ऑक्सीडेंटल। ठीक है, अब याद रखने का देखो कितना सिंपल तरीका याद करवाता हूँ मैं आपको। ठीक है, कैसे याद करोगे? जब भी आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, जब भी आप बुक हाथ में लेते हो, आपको क्या आने लगते हैं? आलस आने लगते हैं। तो बुक का मतलब आपका ब्रुक्स रेंज। जैसे ही बुक हाथ में ली आपको क्या आने लगे? आलस। आलस मतलब अलास्का रेंज। ठीक है, फिर क्या होगा? आप वापस मोटिवेशन लेकर आओगे कि हमें क्या करना है? रोक करना है, हमें एग्ज़ाम में रोक करना है। तो रोक का मतलब आपका रॉकीज़ माउंटेन। ठीक है, 3 रेंज याद हुई। आपने बुक उठाई, ब्रुक्स रेंज, आलस आ गए, अलास्का रेंज। आपने वापस सोचा कि हमें क्या करना है? रोक करना है एग्ज़ाम में, हमें एग्ज़ाम टॉप करना है। तो रोक करना मतलब रॉकीज़ रेंज। अब फिर आपको मोटिवेशन कम होने लगा, फिर आप किसके पास आओगे? मेरे पास आओगे। मेरे पास आके बोलोगे सर पढ़ाई नहीं हो रही। तो आप किसके पास आए? सर के पास आए। तो सर का मतलब सीरिया नेवेडा, सर का मतलब सीरिया नेवेदा। उसके बाद सर क्या करेंगे आपको? सर बोलेंगे आप कस के मेहनत कीजिए, पूरी तैयारी के साथ कस के मेहनत कीजिए। कस के मेहनत मतलब कोस्टल रेंज। और जैसे आप कस के मेहनत करोगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा? आप अपने किनारे से पार लगा पाओगे, अपनी नैया को पार लगा पाओगे। तो किनारा मतलब आपका कोस्ट और कास्केड। कस मतलब कास्केड रेंज और कोस्ट मतलब किनारा। तो कोस्ट रेंज हो गया। अब आप सोचो जब आप आरएस बन जाओगे या आईएएस बन जाओगे या जिस भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप वो बन जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? खूब सारा एप्रिसिएशन मिलेगा। एप्रिसिएशन का मतलब आपको एप्लेंशियन माउंटेन रेंज यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोबारा मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। आपने बुक उठाई, बुक उठाई मतलब ब्रुक्स रेंज। कहाँ पर है? ये अलास्का के अंदर है। आपने बुक उठाई, बुक उठाते हैं आपको आलस आ गए, दैट इज़ अलास्का रेंज। आलस आने के बाद आपने क्या बोला? हमें रोक करना है, तो रॉकीज़ माउंटेन रेंज।
थोड़े दिन बाद मोटिवेशन कम हो गया, सर के पास आए, सीरिया नेवेडा। सर ने बोला कस के मेहनत करो, कास्केड रेंज। अगर कस के मेहनत आपने करी तो आपकी क्या हो गई, नैया पार हो गई, आप किनारे से क्या हो गए, पार हो गए, तो कोस्ट माउंटेन्स आप पहुंच गए। तो आपका एक फेज़ यहाँ पर ख़त्म हो गया जो वेस्टर्न पार्ट में था। अब सोचो आप ऑफिसर बन गए, मतलब आपका दूसरा फेज स्टार्ट हो गया, आप किधर आ गए, ईस्ट वाली साइड में आ गए। और अब जैसे ही ऑफिसर बनोगे आपको क्या मिलेगा, ढेर सारा अप्रिसिएशन मिलेगा, ढेर सारा सम्मान मिलेगा, दैट इज़ एप्लेंशियन माउंटेन रेंज। तो देखो कितना ईजिली मैंने आपको सारी की सारी माउंटेन रेंज याद करवा दी। अगर आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली उसका आंसर यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर माउंटेन रेंज याद करने के बाद मैं आपको कुछ और फीचर्स यहाँ पर याद करना सिखाता हूँ। देखो ये तो हुई माउंटेन रेंज। अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण होगी आपकी रॉकी। ठीक है, ध्यान रखना, जो मैंने आपको ब्रुक्स रेंज बताई थी और अलास्का रेंज बताई थी, वो दोनों प्योरली कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अलास्का के अंदर देखने को मिलेगी। रॉकीज आपका देखो बेसिकली कनाडा से लेकर आपका नीचे मैक्सिको वाले पार्ट तक आपको देखने को मिलेगा। तो रॉकी माउंटेन काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन है। जैसे आपने बेसिकली क्या देखा था, एंडीज माउंटेन रेंज देखी थी, कहाँ पर, साउथ अमेरिका के अंदर। एंडीज कहाँ से फैली हुई थी, आपका कैरेबियन सी से लेकर आपका चिले वाले पार्ट तक। और जो लास्ट पॉइंट था, हमने उस द्वीप का नाम देखा था, ठीक है, डेल फ्यूगो अगर आपको नाम हो, वहाँ तक बेसिकली आपकी एंडीज रेंज फैली हुई थी, जो कि कहाँ थी, साउथ अमेरिका के अंदर। तो साउथ अमेरिका के अंदर जैसे एंडीज याद किया था, नॉर्थ अमेरिका में हम क्या याद करेंगे, आपका रॉकीज माउंटेन रेंज याद करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण रेंज है यहाँ की। ठीक है, अब दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा। अगर आपसे दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे कि बेसिकली नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे ऊंची चोटी, और दूसरा आपका रॉकीज माउंटेन की सबसे हाईएस्ट रेंज या सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी आपको देखने को मिलेगी। दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक, तो उसका आंसर करोगे आप माउंट मैकिनले। कौन सा आंसर करोगे, माउंट मैकिनले। और कौन सी रेंज के अंदर है वो, ध्यान रखना, अलास्का रेंज के अंदर है। कहाँ पर है वो, अलास्का रेंज के अंदर है। ठीक है, तो आपको ये कनाडा वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी, और या जो आपका अलास्का वाला पार्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए वाला पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सबको मिला, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले कौन सी रेंज में है, अलास्का रेंज में। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए रॉकीज़ की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, रॉकीज़ की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो रॉकीज़ की जो सबसे हाईएस्ट पीक होगी उसका नाम होगा माउंट एल्ब्रुक। ठीक है, उसका मैं आपको डायग्राम भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो रॉकीज़ की सबसे हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी उसका नाम होगा आपका माउंट एल्ब्रुक। ठीक है, यहाँ पर आपको माउंट एल्बर्ट आप बोल सकते हैं, इसको एग्जैक्ट नाम है माउंट एल्बर्ट। पहले इसको माउंट एल्ब्रुक भी बोला जाता था, आप क्या बोलोगे इसको, माउंट एल्बर्ट। ये किसकी हाईएस्ट पीक है, आपकी रॉकीज माउंटेन की ये सबसे हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो माउंटेन सबको क्लियर है और दोनों हाईएस्ट पीक सबको क्लियर है। अभी हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न रीजन की, ध्यान रखना अभी हम कहाँ पर मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं हमारे वेस्टर्न वाले पार्ट पर, जो आपका वेस्टर्न कॉर्डिलरा पर था। अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जिनको हम बोलते हैं प्लेट्यू या पठार। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे प्लेट्यूज हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको 2 और 3 जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता देता हूँ। वन इज़ कोलंबियन प्लेट्यू एंड सेकंड इज़ कोलोराडो प्लेट्यू। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रेट रेंज प्लेट्यू भी आपको देखने को मिलता है, बट कोलंबियन प्लेट्यू और कोलोराडो प्लेट्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू का मतलब होता है जो बेसिकली चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं, चारों तरफ आपके पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। अगर वो पहाड़ियों से घिरा हुआ कोई प्लेट्यू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ध्यान रखना, कोलोराडो और कोलंबिया प्लेट्यू दोनों बेसिकली आप देखोगे काफ़ी सारे डिपॉजिट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, आयरन के, टिन के, कॉपर के, काफ़ी सारे मिनरल रिसोर्सेज आपको कोलंबिया और कोलोराडो प्लेट्यू में देखने को मिलेंगे। साथ में आप देखोगे कोलोराडो प्लेट्यू से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है कोलोराडो रिवर। क्या नाम है, कोलोराडो रिवर। ठीक है, कोलंबियन प्लेट्यू से भी रिवर निकलती है जिसका नाम है रिवर कोलंबिया। ठीक है, इनके बारे में भी रिवर्स में हम देख लेते हैं एक बार और अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो हमें क्लियर करना था, कॉर्डिलरा मतलब माउंटेन की पैरेलल रेंजेस, सारे के सारे माउंटेन्स मैंने आपको लर्न करवा दिए। ठीक है, माउंटेन के साथ साथ दोनों हाईएस्ट पीक नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है और रॉकीज़ की कौन सी है। तीसरी चीज़ मैंने आपको लर्न करवाई, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेंगे। दो का मैंने आपको नाम बताया, कोलोराडो प्लेट्यू और कोलंबिया प्लेट्यू, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है जहाँ पर काफ़ी सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सेंट्रल प्लेन्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं
सेंट्रल प्लेन से पहले एक और चीज़ जो रॉकीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे दिस इज़ द रॉकीज़ माउंटेन। अब रॉकी माउंटेन पर एक गर्म हवा चलती है जिसका नाम है चिनूक। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है चिनूक विंड के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जो ये विंड आती है ये आपका रॉकी माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है आपका? रॉकी माउंटेन है, ठीक है। रॉकी माउंटेन का एक तो आपका पश्चिमी वाला हिस्सा, एक पूर्वी वाला हिस्सा। तो बेसिकली ये विंड है, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करती है। ये विंड अपने साथ काफ़ी सारा मॉइस्चर लेकर आती है, काफ़ी सारी नमी लेकर आती है। लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ेगी इसका मॉइस्चर ख़त्म होता जाएगा और यहाँ पर आते आते ये पूरी की पूरी कैसी विंड बन जाएगी? ड्राई विंड बन जाएगी, जिसके पास मॉइस्चर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे पहले उसके पास टेम्परेचर था, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते होते यहाँ पर उसका टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। लेकिन जब वापस ये नीचे उतरती है तो वापस नीचे उतरते उतरते इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है और जब ये मैदानों तक पहुँचती है इसका टेम्परेचर हो जाता है 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो सिंपली आपको याद रखना है जो चिनूक आपकी हवा है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? घास के मैदान, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरी। अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको एक घास के मैदान मिलेंगे जिनका नाम है प्रेरी घास के मैदान, जहाँ पर बेसिकली वीट का और मेज का कल्टीवेशन, आपका गेहूं और मक्का का कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इनको क्या बोला जाता है? ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, आपका जो प्रेरीज घास के मैदान होते हैं। और देखो बेसिकली ये जो चिनूक विंड आती है ना, ये जो ठंडा इलाका होता है यहाँ पर जो बर्फ़ जमी हुई होती है, और ये कौन सी विंड होती है? गर्म हवा होती है, उस बर्फ़ को पिघला देती है और बेसिकली गेहूँ की फसल के लिए और मक्का की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है। तो ध्यान रखना वीट कल्टीवेशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चिनूक आपकी लोकल विंड है, इसको क्या बोला जाता है? लोकल विंड भी बोला जाता है, जो कहाँ पर चलेगी? आपकी रॉकीज़ वाले माउंटेन के इलाकों में, ठीक है। ये बेसिकली बर्फ़ को पिघला देती है जिसकी वजह से वीट कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप देखोगे वीट के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें टेम्परेचर उसकी फसल के लिए चाहिए होता है। इस विंड के माध्यम से वो टेम्परेचर यहाँ पर प्रदान करवाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। आगे यहाँ से मैंने आपको पिक्स यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। सारे माउंटेन्स मैंने आपको लर्न करवा दिए हैं। हाँ, अब आप देखोगे हम बात कर रहे थे वेस्टर्न कोर्डिलरा की और सारे के सारे माउंटेन्स की। तो आप देखोगे जो कोलोराडो प्लेट्यू मैंने आपसे बताया था वहाँ से रिवर निकलती है, रिवर कोलोराडो। अब ये जो सारी रिवर्स निकलती हैं, ये रिवर्स क्या करती है? जो आपका चट्टान होता है या जो आपकी पहाड़ियाँ होती हैं उनको काटती है, काफ़ी ज़्यादा डीप कट ये लगाती है। तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं? गोर्जेस बन जाते हैं। देखो यहाँ पर सारे पहाड़ हुआ करते थे, बट रिवर ने क्या कर दिया? पानी ने उन सब पहाड़ों को काट दिया, उनका अपर्दन कर दिया, उनका इरोजन कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं? गोर्जेस बन जाते हैं। तो ध्यान रखना नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो गोर्जेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गहराई वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप गोर्जेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब सोचो काटते काटते कई बार क्या होता है? पूरे पहाड़ को वो काट देती है। आप देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इनको क्या बोल देते हैं? कैनियंस। क्या बोलते हैं? कैनियंस बोल देते हैं। अगर रिवर ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसको काट दिया और इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्मेशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? कैनियन। और यहाँ पर आप देखोगे ग्रैंड कैनियंस काफ़ी ज़्यादा फेमस है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ध्यान रखना सबसे पहले क्या बनेगा? गोर्जेस बनेंगे। जब रिवर काटना स्टार्ट करेगी देन क्या बन जाएंगे? कैनियंस का यहाँ फॉर्मेशन होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ फेमस है जिसको नाम बोलते हैं हम जीएसर्स, इसको बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? ये सारी की सारी जो माउंटेन रेंज है, आपकी जो वेस्टर्न माउंटेन रेंज है, ये वोल्केनिक माउंटेन रेंज है। आप देखोगे जो इसका आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का नाम सुना होगा, उसका जो पश्चिमी पूर्वी हिस्सा है वो किससे आता है? आपका इस माउंटेन रेंज के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये माउंटेन रेंज काफ़ी वोल्केनिक माउंटेन रेंज है। तो वोल्केनिक माउंटेन रेंज होने की वजह से कभी कभी ज़मीन से एक हिस्से से यहाँ से गर्म पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हॉट वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, फव्वारे की फॉर्म में ये बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये इसको क्या बोला जाता है? जीएसर्स बोले जाते हैं। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जहाँ पर ये जीएसर्स काफ़ी फेमस है, जिसको हॉट स्प्रिंग भी बोला जाता है। काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो ध्यान रखना येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए, कहाँ का? ये यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आपका जो वेस्टर्न पार्ट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वेस्टर्न पार्ट में माउंटेन्स के साथ साथ प्लेट्यूज़ भी काफ़ी फेमस है। और प्लेट्यू के कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए, गोर्जेस बताए, कैनियंस बताए और येलोस्टोन नेशनल पार्क का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ एक बार सेंट्रल प्लान्स के बारे में, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे सेंट्रल प्लेन्स की अगर मैं बात करूँगा तो सेंट्रल प्लेन्स में आप देखोगे जो आपका बीच वाला हिस्सा होगा, ठीक है। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ग्रासलैंड मिलेगा जिसका नाम है प्रेरीज, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार मैप में देखिए, आप देखोगे
जो ये प्रेरीज वाला पार्ट है, जो किसका पार्ट है, रॉकी के, ये रॉकीज माउंटेन का ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रेरीज। ध्यान रखना है टेम्परेट ग्रासलैंड होंगे, ये आप इजीली पता लगा सकते हो। मैंने आपको बोला था कि मेक्सिको के ऊपर वाला सारा का सारा पार्ट किस में चला जाएगा, आपका टेम्परेट रीजन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि आप देखोगे 7 डिग्री के आसपास से शुरू होता है और आपका यूएसए और कनाडा का हिस्सा मैक्सिमम या तो टेम्परेट में होगा या आपका सब ट्रॉपिक जो आपका आर्कटिक रीजन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेरी जो ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीट कल्टिवेशन देखने को मिलेगा, काफ़ी ये रिच ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है। तो प्रेरीज को किस नाम से जाना जाता है, नॉर्थ अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, इन ग्रासलैंड्स को प्रेरीज के नाम से। इन्हीं ग्रासलैंड को जैसे हमने पढ़ा था आपका जो साउथ अमेरिका था उसमें किस नाम से जाना जाता है, पंपास। ध्यान रखना पंपास जो ग्रासलैंड्स था साउथ अमेरिका के अंदर वो कौन सा था, टेम्परेट या समशीतोष्ण ग्रासलैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। उसके अलावा देखोगे स्टेपीज जो आपको मिलेंगे एशिया और आपका यूरोप वाले पार्ट के अंदर, वेल्ड जो आपको मिलेगा आपका साउथ अफ्रीका वाले रीजन के अंदर, ये सारे के सारे आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको मिलेंगे। ये सारे के सारे आपके क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। आप देख सकते हो इस टाइप का ये जो प्रेरीज ग्रासलैंड्स है इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी फेमस है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये सेंट्रल रीजन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी रिवर्स भी देखने को मिलेगी। तो एक बार वापस से आप देखो मैंने आपको क्या क्या कवर किया, हम बिल्कुल सीक्वेंस आप नहीं बिगाड़ोगे, सीक्वेंस से याद करोगे। अभी हमने बात किया इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट के अंदर हमने याद किए। अब हम पहुँचे सेंट्रल वाले पार्ट के अंदर जहाँ पर अपन ने ग्रासलैंड देखा, ठीक है। ग्रासलैंड में सबसे हेल्पफुल जो विंड थी उसका नाम देखा हमने चिनूक विंड, जो काफ़ी महत्वपूर्ण विंड यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारी रिवर्स भी देखने को मिलेगी इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर और इस पार्ट के अंदर। उन रिवर्स को हम एक बार देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे रिवर्स कितना ईजिली आप यहाँ पर रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। एक बार आप इस डायग्राम पे आ जाइए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी रिवर्स पर पूछे थे। आप देखो सबसे ऊपर देखो मैकेंजी रिवर, सबसे ऊपर कौन सी रिवर देखोगे, मैकेंजी रिवर। ये मैकेंजी रिवर कहाँ पर जाकर गिरती है, आपका ब्यूफोर्ट सी के अंदर, जो किसका पार्ट है, आपका आर्कटिक ओशन के अंदर पार्ट है। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें रिवर्स के सामने मैंने क्या दिए थे कि कहाँ पर ये रिवर जाकर फॉल होती है, कहाँ पर रिवर गिरती है। तो मैकेंजी रिवर जाती है आपकी ब्यूफोर्ट सी मतलब आर्कटिक ओशन वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मैंने आपको बताया था अभी 2 प्लेट्यूज के नाम बताए थे, कोलंबिया प्लेट्यू और कोलोराडो रिवर वाला प्लेट्यू। तो आप देखोगे जो कोलोराडो रिवर है वो कहाँ पर जा रही है, आपकी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर। ये कौन सा पोर्शन है आपका, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कोलंबिया रिवर आपकी कहाँ पर जाती है, पैसिफिक ओशन के अंदर। तो देखो मैकेंजी गई आपकी आर्कटिक ओशन के अंदर, कोलंबिया गई आपकी पैसिफिक ओशन के अंदर, कोलोराडो गई आपकी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर। याद रखने का तरीका सिंपल है, अगर आपको दोनों प्लेट्यू याद है तो उन्हीं के नाम से आपको रिवर देखने को मिलेगी। कोलंबियन प्लेट्यू से कोलंबिया रिवर, कोलोराडो प्लेट्यू से कोलोराडो रिवर। सी से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जाएगी आपकी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर, और कोलंबियन प्लेट्यू ऊपर की साइड है तो उससे पहले कहाँ पर गिर जाएगी, पैसिफिक ओशन के अंदर। उसके अलावा मैकेंजी सबसे ऊपर है, मैक सबसे ऊपर होता है हमेशा, तो मैक कहाँ चला जाएगा, ऊपर का ऊपर ही चला जाएगा। ऊपर कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन। उसके अलावा सेंट लॉरेंस, ध्यान रखना सेंट लॉरेंस जो रिवर है ये काफ़ी फेमस है, इन 5 ग्रेट लेक्स की वजह से भी काफ़ी फेमस आपको देखने को मिलेगी। ये कहाँ पर चली जाएगी, सेंट लॉरेंस बे आपको देखने को मिलेगी। और फाइनली अटलांटिक ओशन में आप बोल सकते हो कि सेंट लॉरेंस कहाँ पर गिरेगी, आपकी अटलांटिक ओशन वाले पार्ट के अंदर। 2 महत्वपूर्ण रिवर है जिसका नाम है मिसिसिपी और मिसोरी, ये कहाँ पर चली जाएगी, साउथ हिस्से के अंदर। और मैंने आपको बताया था इस कॉन्टिनेंट का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगी, जो मैक्सिको के आपको किस पार्ट में आपको देखने को मिलेगी, मैक्सिको के राइट में आप देख सकते हो गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला पार्ट है। तो मिसिसिपी और मिसोरी रिवर दोनों कहाँ पर गिरेगी, आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर गिरेगी। मैंने आपको बताया था ये आइलैंड काफ़ी प्रस्परियस, काफ़ी समृद्ध आइलैंड है। इन रिवर्स को काफ़ी ज़्यादा इनलैंड वे में भी यूज़ किया जाता है, चाहे आपका लेक्स हो चाहे रिवर्स हो, इनकी सहायता से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजीली यहाँ पर किया जाता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो जो इंपॉर्टेंट रिवर है जो मैंने अभी आपको बोली थी, रियो ग्रैंडे रिवर, जो कि किसकी सीमा बनाती है, आपकी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, रियो ग्रैंडे रिवर। तो ये सारी की सारी रिवर यहाँ पर महत्वपूर्ण है, याद रखना काफ़ी सिंपल है। कैसे याद रखोगे, मैकेंजी रिवर सबसे टॉप में आती है, जो कि कहाँ पर गिर जाएगी, ऊपर का ऊपर आपका आर्कटिक में गिर जाएगी। 2 प्लेट्यूज हमने याद किए, वहाँ से 2 रिवर याद कर सकते हो। कोलोराडो नीचे हो तो नीचे आपकी क्या है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कोलंबिया आपकी पैसिफिक में गिर जाएगी। मिसिसिपी और मिसोरी साथ में आती है। और जो अभी हमने सेंट्रल प्लेन्स पढ़े थे, जो आपके घास के मैदान पढ़े थे, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। और साउथ वाले हिस्से के अंदर गिरेगी। साउथ वाले हिस्से में कौन सा पार्ट है, गल्फ ऑफ मैक्सिको।
सेंट लॉरेंस आपके जो वेस्ट ईस्ट साइड है, अटलांटिक ओशन वाला पार्ट, वहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, ऊपर आप देखोगे यहाँ पर एक हडसन नदी भी मिलेगी हडसन बे के पास। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है ताकि आप पूरा के पूरे नॉर्थ अमेरिका के रिवर्स के बारे में भी यहाँ पर ईजिली आइडिया लगा पाए। ठीक है, ये सबको क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, तो अब आगे देखो यहाँ पर। ठीक है, हम आगे कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आगे यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मिसिसिपी रिवर का डेल्टा है उसको किस नाम से जाना जाता है? बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड मतलब पक्षी और फुट का मतलब पक्षी के पैर के आकार का। आप देखो पक्षी के पैर के आकार का जो डेल्टा आपको दिखा हुआ मिलेगा, पक्षी के पैर कुछ इसी तरह से होते हैं, तो इसको बोला जाता है बर्ड फुट डेल्टा। अगर आपसे पूछा जाए मिसिसिपी रिवर का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है, आप बोलोगे पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा ये बनाती है। आप देख सकते हो उसकी शेप कैसी है, बर्ड फुट डेल्टा, आपको ईजिली यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखो, अब हम बात करेंगे इसी सेंट्रल रीजन के अंदर, अब ऊपर वाले पार्ट की हम बात करते हैं जिसका नाम है हमारा कैनेडियन शील्ड। देखो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। इस पार्ट का हमने माउंटेन्स डिस्कस किए, प्लेट्यूज डिस्कस किए, यहाँ पर हमने घास का मैदान डिस्कस किया, यहाँ पर हमने रिवर्स डिस्कस की। अब हम बात करेंगे कैनेडियन शील्ड के बारे में। कैनेडियन शील्ड के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ये बेसिकली ये रीजन है ओल्ड चट्टानों से बना हुआ है, काफ़ी प्राचीन चट्टानें हैं, काफ़ी स्टेबल रीजन ये आपको देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स के डिपॉजिट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे प्लेटिनम हो, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो। साथ में कनाडा का मैक्सिमम पार्ट आपका इसी रीजन में लाई करता है, कैनेडियन शील्ड के अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रिवर भी देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको बताया था सेंट लॉरेंस रिवर, जो आपकी अटलांटिक ओशन वाले पार्ट में गिरती है, वो रिवर भी आपको इस कैनेडियन शील्ड वाले पार्ट में देखने को मिलेगी। साथ में जो कैनेडियन शील्ड वाला पार्ट है उसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी लेक्स आपको देखने को मिलेगी, कनाडा के अंदर भी और यूएसए के अंदर भी। अब याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कनाडा की हम लेक्स के बारे में बात करते हैं, काफ़ी सिंपल वे से आप याद कर पाओगे। तो फटाफट से आप लोग यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कनाडा वाली लेक्स के बारे में। देन हम बात करेंगे जो लेक्स हमारी कनाडा और यूएस की बॉर्डर पर है, जिसको हम 5 ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, उनका भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखो कितना इजीली आप याद रख पाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट लेक, यहाँ पर आपको और भी क्लियर दिखा सकता हूँ। सबसे पहले आपको ग्रेट बियर लेक दिखेगी, ये कनाडा के अंदर है। ग्रेट स्लेव लेक दिखेगी, कनाडा के अंदर है। ठीक है, लेक अथाबासा दिखेगी, ये भी कनाडा के अंदर है। और यहाँ पर एक और लेक मिलेगी जिसका नाम है लेक रेंडियर, वो भी कहाँ पर है, आपकी कनाडा के अंदर है। लेक विनीपेग, ये भी कहाँ पर है, कनाडा के अंदर है। अब आप बोलोगे सर याद कैसे करें इतनी सारी लेक्स को, काफ़ी सिंपल तरीका है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं वो सारी लेक्स जो आपकी कहाँ पर है, कनाडा वाले पार्ट के अंदर है, उनको कैसे हम याद करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे जब आदमी बियर पीता है, ठीक है, याद रखने का तरीका देखना, जब आदमी बियर पीता है तो बियर पीते वो स्लेवरी से मुक्त हो जाता है, उसको फ्रीडम मिल जाती है। आपको पता है आदमी स्लेवरी से मुक्त हो जाता है, वो चाहे जो कर सकता है, चाहे जो बोल सकता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैसे याद रखोगे, जैसे ही किसी इंसान ने बियर पी, बियर का मतलब आपकी ग्रेट बियर लेक, बियर पीते वो किससे मुक्त हो गया, स्लेवरी से मुक्त हो गया, वो फ्री हो गया बिल्कुल। तो ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक। लेकिन कई लोग क्या पी लेते हैं, एक्सेस में पी लेते हैं। अथा मतलब हिंदी में एक्सेस को क्या बोलते हैं, अथा। अथा मतलब अथाबास का। अगर आपने एक्सेस में बियर पी ली तो यहाँ पर आपको एक लेक देखने को मिलेगी जिसका नाम है लेक रेंडियर। जैसे ही आप एक्सेस में बियर पी लेते हो, आप एक आदमी डांस करने लगता है, डांस के साथ रेन डांस करने लगता है, झूम झूम के वो डांस करने लगता है। तो कैसे याद रखोगे, जैसे ही अथा में उसने बियर पी, रेन डांस करने लगा, मतलब रेंडियर लेक। ठीक है, और लास्ट आपकी कौन सी आ गई, विनीपेग। कौन से गाने पे डांस कर रहा है वो, वाइन का पेग लगा के, तो वाइन का पेग मतलब विनीपेग। तो कितना सिंपल वे से आप याद कर सकते हो सारी की सारी कनाडा की लेक्स। सिंपल सा, आदमी ने बियर पी, बियर पीते वो स्लेवरी से मुक्त हो गया, गुलामी से वो मुक्त हो गया, तो ग्रेट बियर, देन ग्रेट स्लेव लेक। देन थर्ड आप क्या करोगे, अगर उसने अथा या एक्सेस में पी ली तो वो झूम झूम के नाचेगा रेंडियर की तरह। ठीक है, रेन डांस की तरह। तो लेक अथाबास का, देन लेक रेंडियर, एंड फाइनली आप देखोगे किस गाने पे डांस करेगा, वाइन का पेग लगा के, विनीपेग। तो ये पांचों की पांचों लेक्स मैंने आपको याद करा दी। और ध्यान रखना ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में मैंने आपको याद कराई है। सबसे ऊपर नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगी आपकी ग्रेट बियर, फिर आपकी ग्रेट स्लेव, फिर आपकी अथाबास का, फिर आपकी रेंडियर, और नीचे आपको मिलेगी आपकी लेक विनीपेग। तो ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में याद करवाई है। अगर आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि जो कनाडा की लेक है उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, आप वो भी काफ़ी इजीली यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, आगे हम बात कर लेते हैं 5 ग्रेट लेक्स के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे 5 ग्रेट लेक्स के बारे में, जो कि आपको देखने को मिलेगी
जो 5 में से 4 ग्रेट लेक्स है, ठीक है, वो कहाँ मिलेगी आपको, यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एकमात्र एक लेक है जिसका नाम है लेक मिशिगन, ये पूरी की पूरी यूएसए में है। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा इन पांचों ग्रेट लेक्स में से कौन सी लेक है जो प्योरली यूएसए के अंदर है, नाम है लेक मिशिगन। उसके अलावा बाकी जो चारों लेक है वो किसकी बीच में बॉर्डर बनाती है, आपकी कनाडा और यूएसए के बीच की बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगी। मतलब कुछ पार्ट कनाडा में है और कुछ पार्ट यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर पांचों लेक्स को याद कैसे करेंगे, इनकी ट्रिक्स बताइए। देखो ट्रिक्स भी सिंपल है, 2 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। एक तो बताऊंगा इनको आप याद करोगे वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में, कैसे याद करोगे इनको, एक तो वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में आप याद करोगे। तो 2 ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। पहला ट्रिक तो है, होम्स का नाम सुना होगा आपने, काफ़ी बड़ा जासूस था होम्स, ठीक है। तो शेरलॉक होम्स का नाम सब लोगों ने सुना होगा। तो एच से आप क्या याद रखोगे, ह्यूरोन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से एरी और एस से सुपीरियर। लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा इन पांचों की पांचों लेग्स को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, वेस्ट टू ईस्ट इन पांचों की पांचों लेग्स को अरेंज करना है। कैसे याद रखोगे, देखो सिंपल सा तरीका है। सबसे वेस्ट में आपकी कौन सी है, देखो यहाँ से सबसे वेस्ट में है आपकी सुपीरियर, देन आपकी मिशिगन, देन आपकी ह्यूरोन, देन आपकी इरी, देन आपकी ओंटारियो। ये कैसे देखने को मिलेगी आपको, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर के अंदर। अब इसको याद रखने के लिए आपने देखा होगा, कभी आपने कॉलेज टाइम पे ऐसा किया होगा, एक साथ सबने मिलके हुर्रे लगाया होगा, काफ़ी तेज़ आवाज़ में आपने चिल्लाया होगा। तो बेसिकली हम कैसे याद करेंगे, सुर मिला के, एस यू से आपकी सुपीरियर, मिला के मतलब मिशिगन, ठीक है। कैसे याद रखोगे, सुर मतलब आपकी सुपीरियर, मिला के मतलब आपका मिशिगन। आप सब लोग क्या कर रहे हो, एक साथ सुर मिला के क्या लगा रहे हो, हुर्रे लगा रहे हो। हुर्रे से एच यू, हुर्रे, अरे से आपका इरी, हुर्रे, अरे से आपका इरी। और जैसे ही आपने सुर मिला के हुर्रे लगाया तो रियो के अंदर सारे के सारे लोग जाग गए। रियो आपकी सिटी है कहाँ पर, मैंने आपको पढ़ाया था, साउथ अमेरिका की काफ़ी फेमस सिटी है रियो जेनेरियो, ठीक है। तो रियो जेनेरियो के सारे लोग जाग गए। कैसे याद रखोगे, वेस्ट टू ईस्ट में आप सब लोग कॉलेज स्टूडेंट हो, सब लोग बहुत तेज़ क्या कर रहे हो, हुर्रे लगा रहे हो। तो सुर मिला के, सुर मतलब सुपीरियर, मिला के मतलब मिशिगन, आपने क्या लगाया, हुर्रे, तो ह्यूरोन, और अरे मतलब एरी, और ओंटारियो मतलब रियो का पार्ट से ओंटारियो आप याद रख सकते हैं। तो ये पांचों लेक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है, अगर आपसे ये ऑर्डर आप याद रख पाते हो तो आपका, अगर आपसे पूछेगा कोई सबसे बड़ी लेक कौन सी है, आप बोलोगे सबसे बड़ी लेक सुपीरियर है। इसी ऑर्डर में आपको याद करना है, सबसे बड़ी लेक आपकी सुपीरियर है, दूसरी सबसे बड़ी लेक आपकी कौन सी है, मिशिगन है, तीसरी सबसे बड़ी लेक कौन सी है, ह्यूरोन है, चौथी कौन सी है, एरी है, और पांचवी कौन सी है, ओंटारियो। तो एरिया वाइज अगर आपसे कोई बात करेगा तो एरिया वाइज यही ऑर्डर है जो आप इस ट्रिक से याद करेंगे। इस ट्रिक के 2 फायदे हैं, आप वेस्ट टू ईस्ट भी अरेंज कर पाएंगे, एरिया वाइज भी इसको अरेंज कर पाएंगे। सबसे बड़ी लेक सुपीरियर, देन मिशिगन, देन ह्यूरोन, देन आपका एरी, देन आपका ओंटारियो। पांचों की पांचों आपको फ्रेश वाटर की लेक्स आपको देखने को मिलेगी, मीठे पानी की झीलें हैं। साथ में एक और चीज़ याद रखना, जो आपकी सुपीरियर लेक है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी सबसे बड़ी झील है, और दुनिया की दूसरी बड़ी झील है आपकी लेक सुपीरियर। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, देन आपका नाम आएगा लेक सुपीरियर। तो कन्फ्यूजन मत होना, अगर एग्जामिनर पूछता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, आंसर है सुपीरियर। लेकिन एग्जामिनर पूछता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक, तो सबसे बड़ी लेक कौन सी है, कैस्पियन सी, और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, सुपीरियर लेक। ध्यान रखना, ये सारी की सारी झीलें आपका जो नेविगेशन है उसके लिए भी काफ़ी फेमस है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काफ़ी फेमस है। ये बेसिकली यूएसए के अंदर और कनाडा के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को काफ़ी ईज यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। तो पाँचों की पाँचों लेक्स आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब लोगों को क्लियर है। तो मैंने आपको देखो ये वाला पार्ट कवर कर दिया, मैंने आपको पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट कवर कर दिया, ग्रेट प्लेन्स मैंने आपको कवर कर दिए, मैंने आपको कैनेडियन शील्ड वाला पार्ट कवर कर दिया, मैंने आपको अपलेंशियन माउंटेन्स याद करवा दिया। अपलेंशियन माउंटेन्स मैंने आपको बता दिया, एप्रिसिएशन से आपको याद रखना था। अपलेंशियन माउंटेन्स क्या है, अब इतने बड़ी इनकी हाइट नहीं रही है, क्योंकि इरोजन की वजह से इनकी हाइट क्या हो गई है, कम हो गई है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हाईलैंड के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। सब लोगों को ये क्लियर है। साथ में आपको गल्फ ऑफ मेक्सिको का पार्ट मैंने आपको समझा दिया, रिवर्स का पार्ट मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप
क्लाइमेट अगर रीजन देखोगे तो क्लाइमेटिक रीजन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पर आप और इजीली देख सकते हो कहाँ पर कितनी बारिश होती है। तो ये जो पूरा पार्ट आपको डॉटेड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आप बारिश का रीजन देख सकते हो 25 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूरा बारिश का यहाँ पर आपको रीजन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफिकल व्यू है, जब आप देखोगे तो मैपिंग के माध्यम से इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने घास के मैदान आपको समझा दिए यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से टाइप पर कौन कौन से फॉरेस्ट आपको मिलेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आपको सब टाइप की वेजिटेशन और सब टाइप के आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, सब टाइप के क्लाइमेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका नीचा जो इक्वेटोरियल जो आपका पार्ट होगा, जहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, उसके आसपास आपको कौन सी वनस्पति मिलेगी, आपको वहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर कुछ सदाबहार वन से रिलेटेड पार्ट भी मिल सकता है। लेकिन सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, देखो कितना इजीली आप समझोगे। ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये आर्कटिक रीजन का पार्ट है। यहाँ पर आपको टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलेगी। टुंड्रा मतलब यहाँ पर आपको मोसेज और लाइकन, यहाँ पर कौन सी वेजिटेशन मिलेगी, मोसेज और लाइकन आपको देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा पार्ट है जो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, फ्रीज्ड रीजन भी इसको बोला जाता है। उसके बाद आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपको कॉनीफोरस फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। उसके क्योंकि जितना हाइट पर आप जाओगे उतने आपको घने वन नहीं मिलेंगे, उनकी पत्तियाँ छोटी छोटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हाइट्स का अलग अलग रेशियो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये देखो, ये वाला पार्ट आपका किसका है, ये ग्रासलैंड वाला पार्ट है। कौन से ग्रासलैंड, आपके प्रेरीज वाले ग्रासलैंड आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मेडिटेरियन रीजन भी देखने को मिलेगा। ये वाला जो पार्ट है कैलिफोर्निया वाला, यहाँ पर आपको मेडिटेरियन रीजन भी देखने को मिलेगा। मेडिटेरियन रीजन की विशेषता होती है, यहाँ पर बारिश कब होती है, सर्दियों में बारिश होती है। नॉर्मली हमारे बारिश कब होती है, गर्मियों में बारिश होती है। मेडिटेरियन रीजन के अंदर आपको सर्दियों में बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो ये वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, यहाँ पर आपको रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये किसके पास पड़ेंगे, आपके ये आपके इक्वेटर के पास जो वाला जो रीजन होगा, वहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय वन आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ पार्ट आपको यहाँ पर डेजर्ट वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये किसका हिस्सा होगा, रॉकीज के पीछे वाला हिस्सा होगा, जहाँ तक बारिश नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ थोड़ा सा पार्ट डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा पार्ट है जो आप समझ सकते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है, उसमें किस किस टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पर कनाडा का जो मोस्टली ऊपर वाला पार्ट है वो बर्फ़ से ढका हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ सिटीज़ की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हो, कैपिटल आपको वाशिंगटन डीसी आपको देखने को मिलेगी। पहले हम कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा की कैपिटल है आपका ओटावा। इसके अलावा यहाँ की काफ़ी फेमस सिटी है मॉन्ट्रियल, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो विनीपेग, ये भी काफ़ी फेमस यहाँ की सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है वैंकूवर, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपको मैं 4 सिटी दे दूँ, वैंकूवर, विनीपेग, मॉन्ट्रियल और ओटावा, और आपसे पूछा जाएगा इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए, या ऐसा पूछा जा सकता है 3 सिटी देके नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए। तो ध्यान रखना, वैंकूवर इसके कौन से तट पर है, इसके पश्चिमी तट पर वैंकूवर मिलेगा। उसके अलावा इसके जो पूर्वी तट पर यहाँ की कैपिटल मिलेगी ओटावा वाला पार्ट। उसके अलावा विनीपेग आपको सेंट्रल में देखने को मिलेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण सिटीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। साथ में आप देखोगे जो आपका यूएसए वाला पार्ट होगा, उसमें जो वेस्टर्न कोस्ट पे सिटी मिलेगी इंपॉर्टेंट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, काफ़ी महत्वपूर्ण सिटीज़ है। उसके अलावा ईस्टर्न कोस्ट पे आप देखोगे वाशिंगटन डीसी आपको मिलेगा, न्यूयॉर्क मिलेगा, बोस्टन मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ सिटीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कौन सी पश्चिमी तट पर है और कौन सी पूर्वी तट पर आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलेगी। लास वेगास सेंट्रल में मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है लास वेगास वाला पार्ट भी। नीचे वाला पार्ट आपका मेक्सिको का आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे दिस इज़ गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको युकाटन चैनल आपको देखने को मिलेगा। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन दिया था युकाटन चैनल, क्योंकि आप देखोगे ये क्यूबा वाला पार्ट है, ठीक है। तो क्यूबा वाले पार्ट को मेक्सिको वाले पार्ट से सेपरेट करता है, दिस इज़ युकाटन चैनल, ठीक है। ये छोटे छोटे काफ़ी सारे आइलैंड्स है जो वेस्ट इंडीज़ के नाम से बोले जाते हैं, जिनको कैरेबियन आइलैंड्स भी हम बोलते हैं, क्यूबा, हैती, त्रिनिदाद एंड टोबैको। और ये जो सारी कंट्रीज़ है जो आप देखोगे, मैंने आपको बताया था, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरुस, ठीक है, बेलीज़, ठीक है, सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, ये सारी की सारी कंट्रीज़ आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट मानी जाती है, बट इनको हम सेंट्रल अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ सिटीज़ के बारे में भी आपको आइडिया यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ग्रीनलैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ग्रीनलैंड जो पार्ट है वो बेसिकली पार्ट नॉर्थ अमेरिका का है, बट किसके अंडर कंट्रोल में आता है, डेनमार्क के अंडर कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ अवर लेब्राडोर सी, ठीक है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। यहाँ पर आपको बेफिन आइलैंड भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली ध्यान होना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पर यूएसए के अंदर सेल गैस का रीजन है, जो मिसिसिपी वाला रीजन है वो सेल गैस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आपने देखा होगा सेल गैस का काफ़ी ज़्यादा बूम यूएसए के अंदर आया था, और उस टाइम पर भारत का जो ग्वार गम था
काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ था। ग्वार की प्राइसेस भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। अगर आपको उसका थोड़ा सा आइडिया हो तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो सारे रीज़न को, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको एक और चीज़ बची हुई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ के मिनरल्स वगैरह रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए। जो आपका शील्ड वाला पार्ट हुआ, ठीक है, आपका जो प्लेट्यू वाला पार्ट हुआ, और शील्ड वाले पार्ट के अंदर काफ़ी सारे आपको मिनरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कोल हो, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे पेट्रोलियम हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें काफ़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाइए, लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड कोस्ट है। कौन सा कोस्ट है? न्यू फाउंडलैंड कोस्ट पर 2 जलधाराएं मिलती है। ध्यान रखना, वर्ल्ड के अंदर आपको जहाँ भी ठंडी जलधारा, यहाँ पर कौन सी है? लेब्राडोर कोल्ड करंट है। गल्फ स्ट्रीम आपकी कौन सी है? आपकी हॉट करंट है या आपकी वार्म करंट है। जहाँ भी 2 जलधाराएं मीट करेगी, गर्म और ठंडी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिशिंग ग्राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। फिश प्रोडक्शन और फिशिंग जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी सारी फ़िश वैरायटीज़ आपको मिलेगी। ट्यूना फ़िश काफ़ी फेमस है यहाँ की। तो ध्यान रखना, जो रीजन है ग्रांड बैंक्स वो किसके पास है? न्यू फाउंडलैंड कोस्ट के पास मिलेगा। जहाँ पर कौन कौन सी करंट मीट होती है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ग्रांड बैंक्स कैसे बनता है, या ग्रांड बैंक पर कौन कौन सी करंट्स मीट होती है? लेब्राडोर विच इज़ ए कोल्ड करंट, गल्फ स्ट्रीम विच इज़ ए वार्म करंट, दोनों मीट करती है। और दिस इज़ द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा ही आप देखोगे जापान के तट पे भी ओएशियो और कुरेशियो करंट मिलती है। एक ठंडी है, एक गर्म जलधारा है, वहाँ पर भी आपको फिशिंग ग्राउंड्स देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कुछ स्टेट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, जैसे मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पर दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ वाली स्टेट कौन सी है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है। फर्स्ट जो मैंने आपसे पूछा था कि जो रशिया अलास्का वाला पार्ट है और जो आपका रशिया वाला पार्ट है, रशिया का साइबेरिया वाला पार्ट और अलास्का वाला पार्ट कौन सी जल संधि के द्वारा सेपरेट होता है। यहाँ पर आप देखोगे बेफिन बे और आपका लेब्राडोर सी, कौन सी आपका बेफिन बे, बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर के मध्य भी एक जल संधि आपको देखने को मिलेगी, इसका भी नाम आपको यहाँ पर बताना है। साथ में आपको यहाँ पर युकाटन चैनल के आसपास भी जो स्टेट देखने को मिलेगी उसका भी नाम आपको बताना है। इन सब के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और जो भी मैंने सारे क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं हमारे वीडियो के अंदर। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है वो हमने यहाँ पर अच्छे से कवर की है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को ये पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से वीडियो देखिए, ठीक है, नोट्स बनाइए, ताकि आप सारी